हमारे साथ क्षितिज महाजन जी जुड़ चुके हैं, बाजार के जानकार, एक्सपर्ट। क्षितिज जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस विशेष दिन हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पहली प्रतिक्रिया सर, बाजार ने तो सैल्यूट किया है भारतीय जवानों के इस एक्शन को। उम्मीद थी कि पता नहीं 150 पॉइंट टूटेगा या 200 पॉइंट, लेकिन क्या शानदार रिकवरी बाजार के अंदर रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया भारतीय जवानों के शौर्य और बाजार की रिकवरी दोनों पर। नमस्कार विपुल एंड जय हिंद मैं बोलूँगा सबसे पहले। जय हिंद सर। प्राउड फील होता है जब आपके पास सैन्य ताकत हो और जब आपके पास शौर्य हो, आपके पास विकल्प हो और आप उसके बाद इस तरह का कोई निर्णय ले। आई थिंक सल्यूट है मेरा गवर्नमेंट के सेक्शन पे। और मैं ये बता सकता हूँ कि हमने बहुत क्लियर किया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या किया गया है। गिवन अ चांस, ये जितनी गिद्दर धप्तियाँ देते रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरे बहुत आर्मी में फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सीनियर्स हैं। मैं यही जानता हूँ दैट इससे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं इजराइल के भी कुछ आर्मी के ऑफिसर से मिला हूँ। जितनी तारीफ हमारी आर्म फोर्सेस को लेके होती है कहीं नहीं होती, मैं बता सकता हूँ। और किस बात के लिए डरें और क्या करें। और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स भी हैं ना, वो भी सल्यूट करते हैं। एक चीज़ तो है, देश इकट्ठा हुआ है पिछले 10-12 साल में और सब लोग उस चीज़ को सल्यूट करते हैं। जो देश के लिए ज़रूरी है सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्या है, ऊपर नीचे होती रहती है। आप कोई कंजम्पशन प्रोडक्ट तो यूज़ करना नहीं छोड़ देंगे। कल को एस्केलेशन होगा तो कुछ ना कुछ और चीज़ें बढ़ेंगी, आप मेड इन इंडिया और बनाएंगे, चीज़ें करेंगे। आई थिंक इसलिए इंपॉर्टेंट है, देश रहेगा तो सब रहेगा। बाजार भी तो देश के कारण ही है, वो देश की ग्रोथ ही दर्शाता है। भाई मार्केट क्या है, मार्केट जो इंडिया की इकोनॉमी है उस हिसाब से वो एक रिफ्लेक्शन है मार्केट उसका। दैट्स इट। बट आई एम सेइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एक मैसेज देना ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि घुस के मारेंगे और छोड़ेंगे नहीं आपको। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो दोबारा कोई हरकत करेंगे, आई एम श्योर वो करेंगे कुछ, दोबारा उनको लेसन मिलेगा और ये जरूरी था। एट द सेम टाइम दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कल रात से हुई हैं। एक एफटीए जो यूके के साथ साइन हुआ है और साथ में ये जो नेक्स्ट चीज हुई है। अब इसमें दो चीजें होंगी एफटीए के कारण, आप देखेंगे बहुत आपके एड्रीज चीज़ों को, आपके टेक्सटाइल को बहुत बेनिफिट मिलेगा। कंपनीज रिलेटेड टू दैट आज काफ़ी ऊपर भी हैं। साथ में आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग का पुश इंडिया में बहुत ज़्यादा आएगा, बिकॉज आज आप एक तो 12% आपके पास डिस्काउंट आ गया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जो आपकी बढ़ रही है। दूसरा साथ में इन टर्म्स ऑफ लेबर ऑल्सो, आर्बिट्राज ऑल्सो। आज जिस तरह की कंडीशन में बांग्लादेश जैसी कंट्रीज हैं जिनका खुद नहीं पता कल क्या होगा, आपके पास आज वो एज है जहां आप उस एज को यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हो, टेक्सटाइल में हो, बाकी चीजों में हो। इंडिया वैसे भी फोकस कर रहा है 16-17% जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको कैसे 25-30% लेके जाया जाए, क्योंकि आपको जॉब क्रिएशन भी करनी है। आई थिंक ये बहुत बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया की। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अगला जो दशक है, एक 10 साल का जो अगला टाइम फ्रेम है, इंडिया का बेस्ट टाइम फ्रेम है। और जहां पे इंडिया अपनी सैन्य ताकत भी दिखा रहा है और अपनी इकोनॉमिक ताकत भी दिखा रहा है। तो दोनों चीजें जब मिक्स होती हैं, जो यूएस की भी थी, तो आज यूएस कहां से कहां पहुंचा, आज वो इंडिया की बारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। और सर, जो भारत यूके के बीच जो एफटीए हुआ है सर, काफ़ी शानदार जो है अच्छी प्रतिक्रिया जो है वो टेक्सटाइल कंपनियों में आज देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि केपीआर मिल्स 6.25% ऊपर, इस समय वर्धमान टेक्सटाइल में करीब 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल टेक्सटाइल क्षेत्र के अंदर हम काफ़ी शानदार मूव देखने को यहाँ पर मिल रही है। आपकी प्रतिक्रिया सर टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के क्या रहेगी सर, और किस तरीके का भविष्य आप देख रहे हैं इस एफटीए का? बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल इंडिया जो है ना 3% जो एक्सपोर्ट, 3-3.5% एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड का। 30% प्लस आपका चाइना है, 9% बांग्लादेश है, 5-6% वियतनाम है। तो हम जबकि हमारा टेक्सटाइल बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वीक हुआ। लेबर कॉस्ट ज़्यादा थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, बहुत हर्डल्स थे और हम फोकस नहीं कर पाए उस पार्ट पे। हम मैन्युफैक्चरिंग को एक्चुअली इग्नोर करते हैं सर्विसेज साइड पे गए और उसमें हमने बहुत अच्छा करा। सर्विसेज ने इंडिया को बूस्ट दिया, सपोर्ट किया, पर हम मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा जा रहे हैं। अभी टेक्सटाइल में देखिए 12% कॉस्ट आपका आर्बिट्राज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरा पे रिवीजन, जैसे मैंने बोला बांग्लादेश में 8-9 साल के साइकिल में होती है, वो अब होगी। और साथ में उनकी अपनी कंडीशन इस समय पॉलिटिकल इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो एवरीबडी विल लुक फॉर ऑप्शन जिसमें इंडिया बहुत पॉजिटिव रहेगा। आज इंडिया की बहुत कंपनी का सेटअप अफ्रीका में भी है। जैसे आपने केपीआर मिल्स बोला, वर्धमान बोला, गोकुलदास है। ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से मैं नाम ले रहा हूँ। गोकुलदास हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। तो ये सारी कंपनी जो है इनके लिए आज के डेट में स्टेप अप होगा ही होगा चीजें। अच्छा, यूरोप इज एंट्री गेट टू अमेरिका ऑल्सो।
तो आपके पास लेबर आर्बिट्राज भी बेटर हो गया, 12% का आपके पास कॉस्ट का एज भी हो गया, जो टैक्स आपका स्क्वायर ऑफ हो गया। तो आज आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कॉम्पिटिटिव होके अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एज है। और मुझे लगता है टेक्सटाइल का पूरा एक रिवैम्प होगा यहाँ से। वेल्सपन आप शो कर रहे हैं, वेल्सपन 50% ऑफ पॉपुलेशन इन यूएस वेल्सपन के टाल यूज करती है। मैं बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूँ वेल्सपन में, काफी मेरे कोलीग्स काम करते हैं। आई थिंक ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए जो एफटीए को यूके के साथ है, और वो भी इस पैन पे आना जहाँ पे ये एस्केलेशन एक्सपेक्टेड थी। एक बहुत बड़ा अपने आप में मैसेज है बोल्ड का भी कि वो इंडिया के साथ खड़ा है। तो आई थिंक टेक्सटाइल एज अ सेक्टर विल एंड शुड डू वेरी वेल। इंडिया इजिली, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ से 15-20% कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, पर आराम से 2 to 3 टाइम, मतलब 6 से 9% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट पे हम जा सकते हैं। दो तीन बड़े इवेंट हैं, यूके के साथ एफटीए हो गया है, अब हमारी निगाहें लगी हुई हैं यूएस के साथ बीटीए को लेकर के काफ़ी तेज़ी के साथ बातचीत हो रही है। एफआईज की तरफ से लगातार वो बायर जो है बीते 15-20 दिनों से बने हुए हैं। इन सब के बीच में आपको लग रहा है कि अभी बाज़ार के लिए बहुत, अगर ये चीज़ें एस्केलेट नहीं होती हैं पाकिस्तान की तरफ से और आगे जो है, तो अभी निगेटिव पॉइंट्स काफ़ी कम बचे हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर बाज़ार को लेकर के, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, अगर पाकिस्तान से कुछ चीज एस्केलेट होती है तो इंडिया के लिए वो अच्छा ही है, क्योंकि वो एक करेंगे आप 100 करोगे। आप आपने कुछ भी ऐसी, आपके पास तो टेररिस्ट कैंप्स नहीं है, आप किसी भी जगह कुछ चीज करोगे, दे कांट इवन स्टैंड 10 days। आप समझिए उनके पास 10 दिन भी चीजों के लिए लड़ने के लिए सामान नहीं है। उनकी इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स, मतलब बुरा हाल है। इंडिया स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स टू अर्ली टू रीच अ कंक्लूजन कि हम चीजें बेटर कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट उतने खराब नहीं आए, एक्सपेक्टेड से खराब आएंगे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं आपके। ये जो क्वार्टर का नंबर है वो कंजम्पशन में बहुत बड़ा पुश आएगा। काफी लोग सोच रहे हैं जो नया टैक्स रिजीम आया उससे 8-10 thousand रुपीज का ऑन अ हायर साइड आपका टेक होम मंथली बढ़ रहा है, या मान लीजिए कुछ का 5,000 बढ़ रहा है। वो स्पेंड में 8-10 thousand नहीं आएगा, स्पेंड में वो लैक्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज आएगा, बिकॉज उतना ईएमआई आप इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। बिल्कुल। आप उतने पैसे का सामान नहीं ले लेंगे, आप तो उतनी ईएमआई अफोर्डेबल और कर लेंगे। तो पैसे का रिपल इफेक्ट बहुत होता है जब इकोनॉमी में आता है। दूसरा, आप कोई $27 के आसपास है पर कैपिटा जीडीपी पे, ये जब 5,000 हो जाएगी तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड बहुत ज्यादा आएगा। तो मुझे लगता है एक क्वार्टर और जो इसका रिजल्ट आएगा जुलाई में, अगस्त में, आई थिंक एक क्वार्टर और लगेगा चीजों को थोड़ा बेटर ऑफ होने में। हो सकता है मार्केट्स यहाँ पे देयर इज नो रीजन फॉर करेक्शन, बट ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत स्पीड से कहीं कुछ आगे चलिए, अनलेस अनटिल एफआई का बहुत मेजर पैसा वापस आना नहीं शुरू हो, जो ऑब्वियसली एक बार यूएस में रेट कट आने शुरू होंगे जो आएगा। और उसका बेनिफिट इमर्जिंग इकोनॉमी में, जो अभी रिसेंट रैली हुई जब आप 21,700 से वापस 24,500 पे आए हैं, तो इंडिया को मिला है, वो इंडिया को ही मेजर चंग मिलेगा। हर कोई अब चाइना में लोग जाना नहीं चाहते हैं। ब्रिक्स में अगर बात करें, ब्राजील टोटली कमोडिटी है, रशिया अवॉइड कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बहुत छोटा है। आपके पास बच जाता है इस समय इंडिया ही है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिकली इतना स्ट्रॉन्ग है, और आप देख सकते हैं इतना कंजम्पशन ड्रिवन है। तो आई थिंक वो चीज इंडिया स्पेसिफिक होगी। पर मुझे लगता है जहां तक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वी आर वेरी मच स्टेबल। ऑब्वियसली एक तो छोटे मोटे इवेंट्स हैं जिसके अराउंड चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो भी आई थिंक इंडियन मार्केट इतनी मेच्योर है कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स वो आते हैं और बाइंग करते हैं आज जैसे दिन में। तो आई थिंक आपको अपने स्टॉक्स और सेक्टर चूज करने पड़ेंगे। आपके पास समय आप करिए, अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड या आप एक पीएमएस करें या एएफ करें, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं जितना 2020 से 23 तक लग रहा था। 24 में हमने सबने देख लिया कि दैट मार्केट्स बहुत इरेशनल है। आप जब तक अगर डीप डाउन नहीं जाते हैं, लेवल 2 लेवल 3 स्टडी नहीं करते हैं, तब तक काम नहीं बनता है। तो माई सेंसेस, यस यू आर राइट, नेगेटिव्स बहुत कम है, बट एट सेम टाइम मार्केट अभी भी आपकी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, कोई चीप नहीं है, 21 के ट्रेलिंग पे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक क्वार्टर और आप अर्निंग्स का देखिए, अपना इन्वेस्टमेंट 10 से 12 हफ्ते या 14 हफ्ते में स्टैगर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए प्लान करें। सीधी सर, मेरा सवाल बैंकों को लेकर के था। बैंकों के कुछ एक नतीजे अच्छे रहे, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, एसबीआई ने थोड़ा सा दबाव दिखाया, कोटक महिंद्रा में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अभी अब क्या प्रतिक्रिया है बैंकों को लेकर के आपकी? विपुल भाई, मैं ना आपको पर्सपेक्टिव सेक्टर का दे देता हूँ। हाँ, सेक्टर का ही ओवरऑल, मतलब क्या भविष्य? इकोनॉमी आप कह रहे हैं कि 11, 11.5%, 12% पे ग्रो करेगी नॉमिनल जीडीपी, तो आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 15% में ग्रो करता ही है। और जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक्स अगर आप देखते हैं तो आज की डेट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका
क्रूड ऑयल 60 के नीचे, अभी आपने बात करी डॉलर के नीचे है, जीडीपी 4 के नीचे है आपका, ठीक है। यहीं पे स्कोप बैठता है दैट रेट कट्स आएंगे आएंगे। साथ में बैंक्स के जो मार्जिन हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एनसीएलटी के कारण, एनपीएस रिड्यूस करने के कारण, कुछ बैंक को छोड़ दीजिए, अभी इंडसइंड ने रिजल्ट थोड़े खराब किए, बट ज्यादातर बैंक्स के जो एनपीएस हैं वो कम हुए हैं, और निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, जो वो मार्जिन बनाते हैं जब आपसे लेते हैं और आगे लेंड करते हैं, उसमें वो बढ़े, और रेट कट से उनके ट्रेजरी गेन्स भी आएंगे। एट ए सेम टाइम अगर आपका इंफ्रा बूम आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बूम आएगा, तो वो हर कंपनी बिना बोरिंग के तो कर नहीं सकती है, तो आपका क्रेडिट लाइंस भी बढ़ेंगी। दूसरा, आरबीआई ने बहुत सपोर्ट किया है ओमो कर करके, नेट लिक्विडिटी क्रेडिट किया है बैंक्स को, तो यहाँ पे आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका बढ़ेगा, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लेंडिंग बढ़ रहा है आपका। तो आई थिंक बैंक्स एज ए सेक्टर, बैंकिंग एज ए सेक्टर वो अच्छा ही करेगा। पर उसमें से अब मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, बट जब भी आप कोई सेक्टर या कोई थीम की बात करते हैं, आपको उसमें बेसिकली ड्रॉ करना है कि इसमें से विनर्स कौन से होने वाले हैं। नॉट दैट एवरीथिंग विल डू वेरी वेल, आई एम सेइंग ओवरऑल सेक्टर विल डू वेल, पर वैल्यूएशन बनानी पड़ेगी कौन से बेटर करेंगे। देखिए, जो कम वैल्यूएशन में बैंक है इन टर्म्स ऑफ आज की रेट में, उसका प्राइस टू बुक, अब हर कोई प्राइस टू अर्निंग पे आप हर सेक्टर को वैल्यूएट नहीं कर सकते। जब बैंक्स आते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे होते हैं, उनकी बुक वैल्यू क्या है। तो कौन से बैंक ऐसे हैं जिनका कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग है, जिसमें मार्जिन बेटर हैं, एनपीएस कम है, और जिसका बेस कम है और फास्ट ग्रो कर रहा है, आपको ये देखना है, और आज अच्छी वैल्यूएशन पे है, तो वो चीजें बेटर करेंगी। तो बैंक्स को ना देखते हुए आप एक बास्केट बनाएं इस थीम का, थोड़ी सी कंपनीज आप इन्वेस्टमेंट साइड पे, पोर्टफोलियो साइड पे भी ऐड करें। जैसे कि आप देखिए जो डिजिटलाइजेशन ऑफ सेविंग हो रहा है, जैसे जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, आप उनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। सीडीएसएल कैम्स हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, आप वो स्टडी करें। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप वो स्टडी करें। एट ए सेम टाइम आप एनबीएफसी हाउसिंग लोन कंपनी स्टडी करें, बिकॉज ओवरऑल इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में ऐसा है कि दैट ये पूरा थीम अच्छा करेगा यहाँ से। तो बास्केट, एक थीम बनाइए, बास्केट बनाइए, वैल्यू चेन बनाइए, जो आपको पसंद हो आपकी स्टडी पे। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए सिर्फ स्टडी के पर्पस से, जो आपको पसंद हो उसके ऊपर एलोकेट कीजिए, जहां पे कन्विक्शन हो वहां पे बकेट ज्यादा रखिए, मतलब परसेंटेज ज्यादा दीजिए। और इस सब चीजों का समय नहीं है, तो आप एक म्यूचुअल फंड्स या पीएमएस या एएफ कीजिए, बिकॉज वहां पे भी एक समझदार पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा हुआ है जो आपके लिए काम कर रहा है, और वहां पे आपके लिए बिना वेरी वेरी लो कॉस्ट पे आपके लिए एक रिटर्न बना के दे सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इस बीच जरा एक नज़र और बाजार पे डाल लेते हैं, और उसके बाद जो है एक क्लास क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे सर यहाँ पर। इस बीच दर्शकों की भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अभी आज का दिन मुझे लगता है कि लेवल्स और क्वेश्चंस का नहीं है। आज का दिन खाली लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी इस पर फोकस करने का है। ज़रा बाजार के पे एक नज़र डालते हैं कि अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है बाजार। 44 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 115 अंकों के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम मिड कैप में देखें तो वहाँ पर भी थोड़ा दबाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन मामूली गिरावट ही बाजार के अंदर अभी देखने को मिल रही है। ये स्थिति इस समय बाजार के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। 1858 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 590 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज सर एक निगाहें जो हमारी हैं वो इस बात पर भी लगी हुई हैं कि फेड की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। रेट कट को लेकर के ट्रंप प्रशासन का एक प्रेशर है। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या स्लो डाउन की उम्मीद है यूएस में, या रिसेशन को लेकर के तो अगर हम मान के चलें कि नहीं भी आता है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है टैरिफ से पहले, वो कहीं ना कहीं जीडीपी को 3 साल में पहली बार अब निगेटिव जाती हुई दिखाई दे रही है। उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर या यहाँ इस इलाके की अर्थव्यवस्था पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यूएस के पास ना आज की डेट में 2001 में कोई 6 ट्रिलियन डेट था, अभी कोई 33 ट्रिलियन के आसपास डेट है यूएस के पास, और उनका काफ़ी डेट रोल ओवर है इस साल। मोरओवर उनके एंड पे जो पॉपुलेशन है ना, वो एक डिफरेंट माइंडसेट की पॉपुलेशन। अगर आपको लग रहा है वो स्ट्रक्चरली स्लो डाउन करना चाहते हैं, कुछ बहुत मेजर स्लो डाउन आएगा ऐसा नहीं होगा, बट आप फॉर द टाइमिंग अपने पोर्टफोलियोज जो हैं वो अलाइन करें। जब इंडियन पोर्टफोलियोज भी हैं वो अलाइन करें, जो इंडियन कंपनीज जिनका डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर कम हो, ऐसी बिजनेसेस को अपने पास रखें। देखिए, कोई भी पोर्टफोलियो है, अगर उसका 8-9% टॉप लाइन आ रहा है यूएस से, तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर 20% है तो पोर्टफोलियो पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1.5-2% का पड़ेगा। 50% भी प्रॉफिट जाता है तो 1% का इम्पैक्ट है। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ 8-9% इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर प्रेफर करें और कम हो जाए।
तो मुझे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है यूएस, आज आज स्विट्जरलैंड में मीटिंग है यूएस और चाइना की विद रिगार्ड टू देयर टैरिफ, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आ सकता है। यहीं पे इंडिया स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी जो है वहाँ पे हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, अगर वो स्लो डाउन होता है तो सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन, अदरवाइज कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं, पोर्टफोलियोज लेके बैठे हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं, तो इस समय आप इंडिया सेंट्रिक पोर्टफोलियो फर्दर ज्यादा ऐड करें, क्योंकि एज ए इकोनॉमी हम यहाँ से बेटर करेंगे ही करेंगे। आज 27, मैंने पहले भी बोला, $27 पे है हमारा हमारा एक्सपेंशन ऑफ स्पेंड, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितना आप इंडिया स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज करेंगे उतना बेटर रहेगा। यूएस अगर आप करना ही चाहते हैं तो ब्रॉडर मार्केट्स करें, इस समय सब टेक पे काम मत करें। ब्रॉडर मार्केट्स की कंपनियां भी टेक इनेबल्ड हैं, बट मैं नैस्डैक को अवॉइड करना चाहूंगा, पर आप ब्रॉडर मार्केट्स देख सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के ऊपर कोई कुछ मेजर इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज आपकी अपनी डिमांड और कंजम्पशन बहुत बड़ी है। बाकी अगेन आई विल से वेट एंड वॉच एक क्वार्टर, और इट्स ऑलवेज गुड कि आप स्टैगर करें, यहाँ से थोड़ा और स्लो पार्किंग करें। आज थोड़ा वॉलेटाइल का माहौल रहने वाला है बिल्कुल, उसका ऑब्वियस कारण है कि कल को एस्केलेशन दिन में भी हो सकता है। अभी 10 बजे स्टेटमेंट आने वाला है, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी अब शुरू हो गया होगा, तो वो देखते हैं कैसे आते हैं, क्या चीजें शेपअप होती हैं। पर इंडिया रुकेगा नहीं, मैं अब ये बता रहा हूँ आपको, इंडिया विल नॉट स्टॉप हियर कि आपको लग रहा है कि ये कि वो है वो छोटा मोटा, अगर उन्होंने सुत्ती बम वगैरह कुछ मतलब ऑन लाइटर नोट कुछ किया भी, एक्टिविटी किया भी, आई डोंट सी दैट इंडिया विल स्टॉप हियर, इट विल आंसर बैक एट द सेम टाइम। सो आई थिंक लेट्स सी हाउ थिंग विल शेप अप। इंडिया पे भरोसा रखें, इस स्टोरी में भरोसा रखें, हम अच्छा करेंगे यहाँ से, बट शॉर्टकट मत लीजिए, शॉर्ट मत लीजिए। कोई बिजनेस शुरू होता है वो भी यही बोलते हैं कि हम 4 से 4.5 साल में अपना अर्निंग का नंबर डबल करेंगे, तो आप ओवरनाइट पैसा डबल करने के बारे में मत सोचिए। आइए कंपाउंडिंग का मेथड समझिए, कंपाउंडिंग में फॉर्मूला में जो पावर में टाइम है, रिटर्न नहीं है। जितना आप समय देंगे, अच्छे बिजनेसेस को लेंगे, तो आप ऐसा अच्छा बना पाएंगे। ठीक सर। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे आप समझना चाहेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि आपको भी शायद कहीं व्यस्तता है। क्या 5-7 मिनट और रुक सकते हैं सर, या फिर लास्ट क्वेश्चन करें आपसे? नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, मुझे एक्चुअली भागना। चले ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन सर यही रहेगा कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें जो रिटेलर्स हैं खास तौर से, उनकी बात हम ज़्यादा करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत लोग घबराए भी हुए थे, तो क्या ये समय पैनिक करने का है, पैनिक में कैश में आने का है, या फिर अगर बाज़ार में गिरावट आती है आने वाले दिनों में, अगर चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो क्या गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? अभी के लिए एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर बाज़ार गिरता है आने वाले दिनों में? तो देखिए सर, अगर आप 22,000 पे 20,000 का वेट कर रहे थे, आज आप 22,000 का वेट कर रहे हैं, 22 पे 20 का वेट करेंगे, ज्यादा पैसा ना बाजार के करेक्शन होने की वेट में गवा दिया लोगों ने, बाजार में रह के नहीं गवाया। आपके पास 10 रिलायंस के शेयर हैं, उनका भाव 1250 है, कल को वो 1000 हो गया किसी कारणवश, आपके पास तो शेयर तो 10 ही रहने वाले हैं ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट आपकी होल्डिंग रिड्यूस नहीं हो रही है, मार्क टू मार्केट इंपैक्ट होगा, वो एक मार्केट का करेक्टर है, दैट मार्केट का भाव ऊपर नीचे होगा, बट इवेंचुअली वो बिजनेसेस हो रहे हैं। अच्छा, कल को हम फॉर गॉड फॉरबिडन कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां एस्केलेशन थोड़ा लंबा चल जाता है, तो डोमेस्टिक आपकी कंपनीज और स्ट्रांग होती हैं उस सिचुएशन में, बिकॉज देश की उस समय एज ए कंट्री भी नीड देम। तो आप देखते हैं प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, आपका वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, तो हर देशवासी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो आई एम सेइंग ये तो आपको और इनेबल करेगा इस चीज की, दैट हाँ आप और मेड इन इंडिया पे वर्क करें। आज आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। अगर आपकी ऑलरेडी सारा पैसा, तीन सिचुएशन है, आपके पास सारा पैसा इन्वेस्टेड है, आपके पास और पैसा नहीं है, तो पोर्टफोलियो को रीलुक करें अपने एंड पे। सारा पैसा इक्विटी में, अगर आपको लग रहा है यहाँ से दैट कि मैं कुछ मेरी चीजें हाफ प्राइस पे हैं, मैंने मिड और स्मॉल कैप ले रखा था, मैं उसको एवरेज आउट करें, वो गलती मत करें। थोड़ा थोड़ा पैसा आप बॉन्ड मार्केट में डालें, इंडियन बॉन्ड्स भी आपको इस समय पॉजिटिव रिटर्न दे सकते हैं। थोड़ा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालें। अगर आपके पास ये करने के लिए फुल समय है और आप लेवल 2 लेवल 3 रिसर्च करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट सुनते हैं, तो अब समझ आता है कि आप सिर्फ स्टॉक पोर्टफोलियो पे काम करें। इट्स नॉट दैट इजी। हमारे पास आज 5 रिसर्च एनालिस्ट हैं जिसके थ्रू हम काम करते हैं, उसके बावजूद सोचना पड़ता है कोई बिजनेस लेने से पहले, प्रमोटर को मिलते हैं, 4 चीजें करते हैं, कंपनी विजिट करते हैं। तो आई एम सेइंग आपने ये देखना है कि दैट आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करने का जी। और वो अगर आप 13-14% कर सकते हैं, तो पास्ट अगर देखते हैं, आगे का मुझे नहीं पता, पास्ट अगर देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने हैंडसमली पिछले 20-25 साल में 13-14% कंपाउंडिंग रिटर्न निकाला है आराम से, उससे ज्यादा ही निकाला है।
पर यहाँ से आगे इंडिया की कंपनीज 18-20% से ग्रो कर सकती हैं। मैं अर्निंग नंबर की बात करूँ तो वो ग्रो कर सकती हैं। तो अगर वो कर सकती है तो प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज अ फंक्शन ऑफ इट्स अर्निंग। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप एक मिक्स पोर्टफोलियो लेते हैं, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का मिला के, 50-30-20 बोलता हूँ हमेशा, 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप, ये रूल है। अगर आप लेते हैं तो पॉसिबल है। पर यहाँ पे सारा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए तो मैं मना करूंगा। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप जी कुछ पैसा लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फंड्स में डालें। स्टॉक्स में वेंचर करने का इस समय मतलब नहीं है। थोड़ा इवॉल्व हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आप स्टॉक्स बाय करना शुरू करें। ठीक सर। एंड अगर स्टॉक्स में उन्हें होल्ड करें, इस समय सेल मत करें। ठीक सर। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, मतलब थैंक यू करने से पहले कोई थीम आप सजेस्ट करेंगे इस समय अगले 5-6 महीने साल भर के लिए, जो आपको लगता है कि जो अच्छी लग रही है आपको? आई थिंक 3-4 थीम्स हैं जो हम बहुत टोटल 7 थीम पे काम करते हैं, पर मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा थीम है इंडिया में। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 25% जीडीपी का कैसे कंट्रीब्यूशन आए। मेड इन इंडिया का कैंपेन आता है। एवरेज मीडियन एज इंडिया में 29 है, तो आपकी जॉब क्रिएट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रॉडर थीम है, उसके अंदर ऑटो है, टेक्सटाइल है। आप जो गवर्नमेंट देखिए, जो गवर्नमेंट का फोकस है ना, अगर आप उसके लाइन अपना पोर्टफोलियो का आउट करेंगे, आप बहुत बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो पीएलआई देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किस किस कंपनी सेक्टर्स में है, उसके लाइन अपना पोर्टफोलियो लाइन करें। आज एफटीए साइन हुआ, उस लाइन से करें। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है। दूसरा, रिसाइकलिंग बहुत बड़ा थीम है, जो आप देख सकते हैं, चाहे वो लेड रिसाइकलिंग है, वाटर सेफ रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, वो एक बहुत बड़ा थीम है। जी तीसरा, न्यू एज बिजनेस है, जो आप देख सकते हैं। न्यू एज बिजनेसेस में कौन सी कंपनीज हैं। यूएस में जब 5% लोग वॉलेट शेयर उनका था डिजिटल, और जो वो 30% हुआ, वो तो 4-5 कंपनियां जो हैं मोर देन $1 ट्रिलियन मार्केट कैप की होगी। अब मुझे नहीं पता कल कौन सी कंपनी होगी, पर इंडिया में भी वो होगा। अभी हम 5.25% जो वॉलेट शेयर है वो डिजिटल स्पेंड है, जबकि हम एज ए कंट्री भी है यंग नेशन। तो वो आपका वॉलेट शेयर बढ़ेगा तो कुछ बिजनेसेस मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे। चौथा, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो मैं आपसे बैंकिंग सेक्टर पे जब बात कर रहा था, तो उसमें देखिए क्या 5.25 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियो है, 12 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट है, 18% म्यूचुअल फंड सेक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, 24-25% डीमैट अकाउंट्स आपके ग्रो कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा गेम हो जाएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या। तो ये 4-5 थीम्स आप लेके चलें। एनर्जी थीम है इंडिया में, रिन्यूएबल एज वेल एज आपके एग्जिस्टिंग जो एनर्जी थीम्स हैं। तो आज की डेट में आप कोई भी थीम बनाते हैं ना, तो थीम में बहुत सारी चीजें आएंगी, पर उसके अंदर वैल्यू चेन बनानी है, कौन सी कंपनी इस थीम में बेटर करेंगी। तो वो एक थीम के 5-6 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कार्व आउट करें, 5-6 थीम बनाएं, और फिर उन्हीं थीम्स को आगे लेके आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपनी राय देने के लिए। जय हिंद सर, जय हिंद।